बात करेंगे ब्लड के बारे में, जो कि एक बायोलॉजी का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड के कितने प्रकार है और ब्लड हमारे शरीर के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जो बायोलॉजी का अध्ययन है वो सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहलाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त को उर्दू में लहू भी कहते हैं, उसे रुधिर भी कहते हैं। और जो रुधिर होता है वो 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसी प्रकार जो रक्त होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब होता है किसी भी जब विलायक में विलय को मिलाया जाता है तो विलय की जो संख्या होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पाई जाती है, तो उसे कोलाइड विलयन कहते हैं, जिसे किसी भी जांतव झिल्ली के द्वारा या फिर छम पत्र के द्वारा आसानी से अलग किया जाता है, वो होता है उसका कोलाइडी गुण। जबकि बात करते हैं रक्त एक संयोजी उत्तक है जो कि एक कनेक्टिंग टिश्यूज है, ब्लड आर अ कनेक्टिंग टिश्यूज, जो कि एक संयोजी उत्तक है। आपने पढ़ा होगा जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी पीएच स्केल में 0 से लगाकर 7 के बीच में होता है तो वह अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जबकि 7 के ऊपर वह उदासीन होता है, जबकि 7 से लगाकर 14 तक वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमें पता चल गया कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक हल्का क्षारीय यानी कि बेस नेचर का होता है। इसी प्रकार जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 5 लीटर पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। इसका मतलब आपने पढ़ा कि जो मेल होते हैं उसमें 5.5 लीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य जो कि हष्ट-पुष्ट हो उसमें लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रक्त के निर्माण के बारे में। तो रक्त का निर्माण जब कोई शिशु किसी माता के भ्रूण अवस्था में होता है तो उसको रक्त उसके लीवर से मिलता है। जब वह बालक अपने माता के भ्रूण में होता है यानी कि एम्ब्रॉय में होता है, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं, जबकि जब वो भ्रूण में होता है तो उसको रक्त है वो लीवर के द्वारा मिलता है। जबकि जो एडल्ट या फिर वयस्क होते हैं उनको अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के द्वारा उसे रक्त की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करते हैं इसके स्टोर के बारे में। तो रक्त का जो स्टोर होता है वो स्प्लेन या फिर प्लीहा में होता है। इंग्लिश में से स्प्लेन कहते हैं और हिंदी में प्लीहा कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जहां पर भी रक्त का स्टोर होता है उसे वो कहां पर होता है, स्प्लेन यानी कि प्लीहा में होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जितना भी ब्लड है वो प्लीहा में पाया जाता है, इसलिए जो प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है उसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। यानी कि ब्लड बैंक यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ब्लड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब हम बात करें स्प्लीन के बारे में। तो जो स्प्लीन होता है उसे रक्त का जो आपको प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं। जो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। जहां पर आरबीसी को नष्ट किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, स्प्लेन या फिर प्लीहा में। इसलिए जो स्प्लेन में स्टोर होता है, इसलिए जो स्प्लेन होता है उसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। यदि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाए कि भाई आपको कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक स्प्लेन या फिर प्लीहा को कहते हैं जहां पर रुधिर का स्टोर होता है। आगे हम यदि बात करें तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यह भी बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन जो कि एक ऑक्सीकारक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन यानी कि हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है Fe यानी कि लोहे से युक्त, जबकि ग्लोबिन यानी कि इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो जब मेल में देखें तो 14 ग्राम प्रति डीएल, जबकि फीमेल में देखें तो 13 ग्राम प्रति डीएल। यानी कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है वो एक कम पाई जाती है। इसका मतलब जो महिलाओं में Fe यानी कि लोहे की कमी होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीकारक का काम करता है, जो कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में संपर्क करता है तो हीमो ऑक्सीग्लोबिन का निर्माण करता है। हीम का मतलब होता है Fe यानी कि हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। जबकि जो
मधुमेह रोग होता है उस मधुमेह रोग में Fe यानी कि लौह तत्व की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है। यानी कि जो मधुमेह रोग के जो पेशेंट होते हैं उसमें हमेशा लोहे की कमी पाई जाती है, इसलिए उनमें मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह के जो रोगी होते हैं उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उनका कंट्रोल हो सके। आगे हम यदि बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन Fe युक्त होता है जिसमें ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। अब यहाँ पर आपने मेल में देखा कि हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डीएल, जबकि फीमेल में 13 ग्राम प्रति डीएल पाया जाता है। 1 डीएल इक्वल टू 100 ml होता है, ये आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। आगे यदि हम बात करें रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज, तो रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम्स हार्वे ने की थी। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मानव में उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य के बारे में। तो जो रक्त होता है वो हमारे शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रण करता है। जो तापमान होता है वो नियंत्रण करता है, जबकि जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी रक्त के द्वारा किया जाता है। यानी कि रक्त ही ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ में मिलाकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है तथा जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको वापस हृदय में लाकर बाहर भेजता है। इसका मतलब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। हम जब हार्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ हम पढ़ेंगे कि सीरा धमनी क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है केवल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, तो इसका पूरा अध्ययन आज के टॉपिक में होगा। इसी प्रकार जो ताप का नियंत्रण करता है वो ताप का नियंत्रण करता है आपके जो ब्लड होता है वही ताप का नियंत्रण करता है। जबकि पोषण पदार्थों का परिवहन, हमारे शरीर में हम जो भी प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण ले रहे हैं उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम भी ब्लड के द्वारा होता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है जो कि हमारे शरीर में आवागमन का कार्य करता है। जबकि गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी ब्लड के द्वारा होता है। जो ब्लड होता है वही हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसी हिसाब से उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन यानी कि एक उत्सर्जन की क्रिया भी हम आपको पढ़ाएंगे। उत्सर्जन की क्रिया होती है कि मानवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो इस हिसाब से जो मैंने बोर्ड के ऊपर जो स्लाइड बनाई है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखे या फिर 9th 10th या फिर 11th 12th में कोई भी टॉपिक देखे तो ब्लड के रिलेटेड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम आगे वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम ब्लड के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। ये पूरे ब्लड का 55% पार्ट होता है। 55% पार्ट में से 90 से 92% जल उपस्थित होता है, जबकि जो कुछ खनिज लवण होते हैं वो 8 से 10% भाग में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट है सॉलिड पार्ट जिसे कणिकीय भाग या फिर रुधिराणु भी कहते हैं। ये पूरे रुधिर का 45% होता है। अब जो 45% होता है उसमें से ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जरा, आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और इसे इथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि इथ्रियोसाइट किसे कहते हैं, तो जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है उसे इथ्रियोसाइट्स कहते हैं। इसकी संख्या 50 लाख पाई जाती है, यानी कि जो 10 लाख होते हैं उसमें 1 मिलियन हो गया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 5 मिलियन, यानी कि आरबीसी की संख्या 5 मिलियन पाई जाती है। जबकि आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब बात करें हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स, जबकि आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा था इथ्रियोसाइट, इसका जीवन काल 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है और इसकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है लगभग 10,000 के बराबर। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जिसे पट्टिका अणु भी कहा जा सकता है, इसकी संख्या लगभग 2 लाख पाई जाती है जो कि 45% का पार्ट होता है।
जबकि जो प्लेटलेस होता है उसका जीवन काल 7 दिन का होता है। इस प्रकार जो रुधिर होता है उस रुधिर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो कि पूरे रुधिर का 55% होता है, जबकि जो कणिकीय भाग या फिर सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। जबकि जो आरबीसी होती है उसकी संख्या लगभग 5 मिलियन होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी होती है उसकी संख्या लगभग 10,000 होती है, जबकि जो प्लेटलेट्स होती है उसकी संख्या आपके पास में 2 लाख होती है। जबकि जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का। हमने पढ़ा था आरबीसी, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। तो जो प्लीहा या फिर स्प्लीन होता है वो ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आगे हम और डिटेल में अध्ययन करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कार्य के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, क्या होता है आरएनए और क्या होता है डीएनए। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम आरएनए के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। तो जो आरबीसी होता है इसे इथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी को इथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि लाल रुधिर कणिकाएं होती है। इसका आकार गोलाकार होता है, जबकि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की जो आकार है वो बढ़ जाता है। जबकि जो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इससे डीएनए की पहचान नहीं की जा सकती। आगे पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका आकार अनिश्चित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही डीएनए की पहचान की जा सकती है। जिसमें आपके पास केंद्रक उपस्थित होगा उससे ही हम डीएनए की पहचान कर सकते हैं। बात करें डब्ल्यूबीसी के आकार की, तो आकार अनिश्चित है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमें रोगों से रक्षा करता है, जैसे कि कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी होना जरूरी है, क्योंकि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए ये हमारे रोगों से रक्षा करता है। अब इसके प्रकार होता है एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी के ऊपर भी हम आपको पढ़ाएंगे। एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर की रक्षा करता है। एक होता है लिम्फोसाइट्स, जिसे टी सेल्स भी कहते हैं, जो कि एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार आपके पास में प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स का आकार होता है वो उत्तल लेंस की भांति होता है, उत्तल लेंस की भांति होता है, जबकि इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो प्लेटलेट्स होता है वो भी क्या होता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। जब हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी की कमी से एक प्रकार का रोग होता है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं, जिसे रुधिर अल्पता रोग भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में Fe यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग है। किस प्रकार? जब ब्लड में आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो Fe की मात्रा भी कम होगी। जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जबकि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि केंद्र उपस्थित है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी के द्वारा डीएनए की पहचान की जा सकती है। एक होता है डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, जो कि हेलिक्स आकृति का होता है। जबकि एक होता है आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या होता है आरएनए, क्या होता है डब्ल्यूबीसी और क्या होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।